हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसकी रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज हैं या फिर जो भी डाउट्स हैं सीटेट को लेकर के, सीटेट के एग्जाम को लेकर के, उसके लिए मैंने आपके लिए लाइव क्लास रखने का सोचा था, बट उसमें कोई ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे लगा शायद क्योंकि हो सकता है आपके लिए टाइम जो है सही ना हो। ठीक है, आप किस टाइम पर जो है लाइव क्लास चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पोल रखा हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में एंड टेलीग्राम पर भी। तो आप प्लीज़ उसमें वोट जरूर करें। जिस टाइमिंग की जो है ज़्यादा वोट्स होंगे मैं उसी टाइमिंग पर लाइव क्लास रखूँगी। ठीक है, तो आज और वेट करते हैं वोट्स का आपके। ठीक है, कल फिर लाइव क्लास रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी आज CDP की 6 क्लास है। ऑलरेडी हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सीरीज़ जो है आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है, CDP की। ठीक है, CDP पेपर 2 में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी को जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, और डेट वाइज जो है मैं इन क्वेश्चन को आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको 20 अगस्त का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें जो पेपर 2 में CDP में क्वेश्चन आए थे वो करवाए थे। उसके बाद जो है जनवरी वाले, यानी कि जो आपका उससे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है वो आपके करवा रही हूँ मैं। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 28 जनवरी 2023 में जो भी आपके CDP पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है अभी तो देखिए आपका 1 मंथ रह गया है, बहुत से लोगों ने थ्योरीज वगैरह सब पढ़ रखी होंगी, रिवीजन चल रहा होगा। तो आप लोग कोशिश करना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट जाते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। ठीक है, बाकी पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद जो है मेरा आंसर देखना। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी वीडियोस हो चुकी है ना उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट और बना दी है, तो आप लोगों को जो है जो भी हो चुकी है वो उसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का नाम मैं बता देती हूँ, सीटेट जनवरी 2024 CDP पेपर 2। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप चेकआउट कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी उसमें मिल जाएंगी। रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए और क्लासेस के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, दो चीज़ें होती हैं कि वृद्धि होता है, दूसरा हमारा विकास होता है। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वृद्धि और विकास का, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, है ना। तो यह प्रक्रिया बाल्यावस्था तक सीमित होती है। ठीक है, तो ना तो आपकी देखिए वृद्धि बाल्यावस्था तक सीमित होती है, ना ही आपका विकास बाल्यावस्था तक सीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास आपका जो है गर्भधारण, यानी कि आपके वॉम्ब टू टॉम्ब, यानी कि आपके गर्भ से लेकर के और आपके टॉम्ब यानी कि कब्र तक, गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि जब तक आपकी मृत्यु होती है और जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु होने तक जो है आपका विकास होता रहता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है, जन्म के समय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गया है यहाँ पर। तो 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? यानी कि संवेदनशील अवधि जिसको हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं वो क्या होता है? तो देखिए, सेंसिटिव पीरियड इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक ऐसा पीरियड जिसमें हमारी जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ भी चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं इस स्टेज में तो बहुत जल्दी अक्वायर कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो माना जाता है सेंसिटिव पीरियड वो 0 to 5 ईयर्स तक आपका माना जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, यानी कि लर्निंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस स्टेज पर वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? यानी कि विद्यालय जो है कौन सी संस्था है आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, तृतीयक समाजीकरण। तो जो विद्यालय है वो आपका आता है द्वितीयक समाजीकरण में। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी होगी, तो वो होगी हमारा पहला हमारा घर। ठीक है, हमारा आस पड़ोस। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो कहाँ से सीखता है? ठीक है, रहना, खाना, पीना, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम जो है अपने फैमिली, अपने परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं। इसलिए हमारी जो परिवार होता है, फैमिली होती है, आस पड़ोस होता है, वो प्राथमिक समाजीकरण होता है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, इसलिए वो द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके जो है देखिए बहुत से क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड होते हैं और बहुत से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर दिए जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है और ये भी आपका रिपीट हुआ है एज इट इज। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यानी कि एक्टिव इंक्वायरी द्वारा बच्चे सीखते हैं, जिसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिसमें बच्चे जो है खुद से खोज कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, उसमें जो है बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी पुरस्कार, दंड वगैरह नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नकल वगैरह नहीं होनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पाड़ का उदाहरण है। ठीक है, पाड़ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कैफ फोल्डिंग, मदद। ठीक है, ये किसने दिया था, ये आपका दिया था वाइगोस्की ने। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि पाड़, अगर बच्चे को किसी को पाड़ प्रदान किया जाए, हेल्प दी जाए, तो उसकी मदद से जो है वो अपनी जो भी चीज़ है उसको आगे कर पाता है। ठीक है, अब जैसे बारंबार अभ्यास करना, क्या इसमें कोई कोई हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है। नकारात्मक पुनर्वन, इसमें भी कुछ हेल्प की बात हो रही है, नहीं हो रही है। उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन, यहाँ पे भी कोई हेल्प की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उद्दीपन प्रक्रिया का मतलब होता है, उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस और प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस, तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आधा हल किया उदाहरण देना, यानी कि आपने जो है उदाहरण यानी कोई एग्जाम्पल है उसको पहले से आधा सॉल्व कर दिया है, यानी कि आपने क्या कर दिया, बच्चों को इसमें हेल्प कर दी है थोड़ी सी, आगे का जो है बच्चे अपने खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेव वाइगोस्की ने ब्लैंक किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चर थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, सुशिक्षा, यानी सुशिक्षा कौन है, उस क्लास की टीचर है। ठीक है, हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण यानी खोज करने की, प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने का क्या करती है, अवसर, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपना खुद का ज्ञान क्रिएट कर पाएँ, खोज के माध्यम से, खेल के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर बच्चे एक्टिव हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, बाल केंद्रित कक्षा, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी शिक्षक केंद्रित कक्षा बिल्कुल नेगेटिव होता है। ठीक है, टीचर सेंटर क्लास नहीं होनी चाहिए, नियंत्रित कंट्रोल नहीं करना है, इनाम केंद्रित रिवॉर्ड सेंटर्ड क्लास नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होवर्ड गार्डनर की थ्योरी से। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन ही रहा है हर सेट में, तो इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी थ्योरी है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, देखिए जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने थ्योरी दी थी बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने ये कहा था कि हर एक पर्सन में जो है अलग अलग बुद्धि जो होती है कई प्रकार की होती है। जनरली इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, और ये कहा था इन्होंने कि हर पर्सन में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हर प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन ऐसा भी होता है जिसमें पर्टिकुलर कोई एक ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत में बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, अगर कोई जो है बहुत अच्छा कवि है, लेखक है, तो उसमें जो है लिंग्विस्टिक बुद्धि, भाषा से रिलेटेड भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, अगर कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्चर है, वास्तुकार है, और नाविक है, यानी कि जैसे कि जो पायलट वगैरह होते हैं उनके पास स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान और गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, लड़कियों में गणित और विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। लड़कियों में भी उतनी ही क्षमता पाई जाती है जितनी बॉयज़ में होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियाँ मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ सकती हैं। ठीक है, और आजकल तो आप सभी को पता होगा कि मैथ्स और साइंस में भी लड़कियाँ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, चाहे वो बैंकर्स हों या फिर वो IAS हों। ठीक है, और या फिर मैं पायलट की भी बात करूं तो देखिए हर एक क्षेत्र में लड़कियां जो है आगे हैं, और हमें पता है हर एक फील्ड में जो है मैथ और साइंस की तो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियों में जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो सही हो जाएगा, A और R दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है, यानी कि इसमें बैरियर है, एक बाधा डालती है लर्निंग में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पृथक्करण व नामीकरण। मैंने आपसे कहा था कभी भी बच्चों का जो है नामीकरण नहीं करना है कि ये वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बेकार हैं पढ़ने में, या फिर उनका सेग्रीगेशन पृथक्करण नहीं करना है कि अच्छे बच्चों को जो है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको अलग बिठा दिया गया। ठीक है, उनका ग्रुप बना करके, और जो थोड़े से एवरेज हैं उनको अलग बिठा दिया गया। ठीक है, उससे भी बिलो एवरेज को अलग बिठा दिया। तो ये आपको नहीं करना है कभी भी। विविध क्लास यानी कि जहाँ पर अलग अलग क्षमताओं वाले, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग हर एक पर्सन की जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो वही से उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो असेसमेंट है बच्चों का टेस्ट वगैरह जो हम लेते हैं वो उनमें से जो है उसका एक उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। तो बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाना, तो ये तो सही है, आपको बच्चों का लेवल पता चलता है इससे हमें कि बच्चे जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कितनी तैयारी उनकी हो गई है। नेक्स्ट आपको बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमियों की पहचान करना। देखिए बच्चों के गैप्स को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर कमी कर रहे हैं, जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं अपनी या तो टीचिंग स्टाइल में
चेंज कर सकते हैं, जिससे बच्चों को और भी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। उनकी कमियों को पहचान कर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों में कभी भी कॉम्पिटिशन की जो फीलिंग है वो क्रिएट नहीं करनी होती है, ठीक है। और नेगेटिव ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इनके अनुसार जो विकास है वो 3 अवस्थाओं और 6 चरणों में होता है। कितने में? 3 अवस्थाओं और 6 चरणों में। 3 अवस्था कौन कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम कन्वेंशनल का मतलब होता है यहाँ पर पूर्व परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। इसके अनुसार 6 चरणों में होता है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विभेदित निर्देश, यानी कि डाइवर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि अलग अलग तरीके से बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निर्देश देना विभेदित निर्देश कहलाता है, ठीक है। समावेशन का मतलब ही यही होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। समावेशन हर प्रकार के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड है, इसी तरीके का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्री समायोजन करनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है आपकी क्लास में जो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, यानी कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिनको जो बच्चे हैं देख नहीं सकते हैं, वो कैसे चीज़ों को सीखते हैं, छू करके, टच करके, स्पर्श करके जो है बच्चा उनको सीखते हैं। तो ऐसी ही फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसा कि माँ को ना पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है। तो वो क्या कर रही है, गलत पढ़ रही है, यानी कि उसके पढ़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसको हम कहते हैं पठन वैकल्य, यानी कि डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, स्वलीनता, यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑटिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सोशल, सामाजिक संपर्क, यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको डर लगता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, संचार करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा होता है स्वलीनता, ठीक है। लेखन वैकल्य ये हमारा होता है डिस्ग्राफिया बोलते हैं, जिसको हम बच्चों को जो है लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है। प्रेम कौन है? एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसका नाम है प्रेम। वो क्या कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके उसको आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और चर्चा यानी डिस्कशन करते समय वो हमेशा नए नए थॉट्स, नए नए विचारों को पेश करता है। तो ऑब्वियसली आई होप कि सभी ने इसका करेक्ट आंसर कर दिया होगा। तो यह किसकी विशेषता है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का मतलब ही होता है कुछ नया क्रिएट करना। तो ऑब्वियसली वो नए नए विचार पेश कर रहा है, वो अलग अलग तरीके की समझ रख रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, क्रिएटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, यानी कि बच्चे अगर फेलियर का सामना करते हैं तो जो टीचर हैं उनको किस तरीके से इस चीज़ को लेना चाहिए कि बच्चे फेल हुए किस वजह से हुए, ठीक है। ये बच्चों के लिए शर्मनाक है, अपमानजनक है, या बच्चों के लिए, फिर शिक्षक के लिए शर्मनाक होगा, या फिर उनके जो माता पिता हैं, छात्र हैं, उनका यहाँ पर रिफ्लेक्शन है उनकी क्षमताओं का, ठीक है। या फिर लास्ट, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो रहा है तो उसका जो यहाँ पर जो डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन माना जाता है वो स्कूल को ही माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसको स्कूल में वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो फेल का सामना उसको करना पड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेगेटिव हमें यहाँ पर ढूंढना है कि नेगेटिव आपको कौन सा लग रहा है। तो सक्रिय जुड़ाव का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। वो प्रश्न कब पूछेंगे, जब वो किसी चीज़ में एक्टिव होंगे, ठीक है, तभी वो प्रश्न पूछ पाएंगे। रट कर स्मरण करके, यानी कि बच्चे रट करके या फिर लर्न करके, स्मरण करके जो है सक्रिय जुड़ाव, जो एक्टिव लर्निंग होती है उसको कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो क्वेश्चन गया ना बिल्कुल उसी के बेस पर है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी सेम वही क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर था बच्चा जो है असफल हो रहा है, ठीक है। तो बात एक ही है, तो उसको जो है शिक्षकों को उसके लिए क्या करना चाहिए, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर उनको चिंतन करना चाहिए, यानी कि क्या उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उन पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से जो है नई टीचिंग स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हमें स्कूल का माहौल जो है किस तरीके से चेंज करना चाहिए जिससे बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फेलियर का सामना कर रहा है, तो उसके लिए जो है स्कूल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, या फिर टीचर्स को, या फिर उनकी स्ट्रेटजी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है, यानी कि क्रिएटिव एजुकेशनल
स्ट्रेटजी नहीं है वो आपको बताना। तो अभी अभी क्रिएटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था, कुछ नया क्रिएट करना, अलग अलग तरीके से थॉट्स आना, अलग अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखना, वो हमारा रचनात्मक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, नेगेटिव हमें ढूंढना है कि कौन सी रणनीति नहीं है। ठीक है, तो छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप बच्चों से कह रहे हैं कि जैसा आपकी नोटबुक में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, रट लीजिए, एक तरीके से वही हो गया है ना। तो इसमें बच्चे कुछ नया सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कुछ नया अपना दिमाग लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, उनके नए विचार आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत ही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है उसको ईजी बनाती है, वो कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, खुशी यानी कि जॉय। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का डर होगा तो हम मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ना ही क्रोध और ना ही चिंता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का जो आरोपण है वो किस पर कर रहा है? ठीक है, यानी कि मोहित एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश में क्या है, अच्छा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसने आंसर जो है जल्दी में लिखे थे इसलिए उसका जो नंबर है अच्छे नहीं आए। तो यहाँ पर क्या मेंशन हो रहा है, इंग्लिश में वो अच्छा तो है लेकिन वो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है, इट मीन्स उसने प्रैक्टिस नहीं करी थी लिखने की, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में लिखे थे। अगर वो प्रैक्टिस करता पहले से तो वो क्या करता, अच्छे नंबर उसके आ जाते। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर क्या थी, प्रयास की कमी है। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।